तो आइए, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोग अब अपने आयोनिक इक्विलिब्रियम के अगले लेक्चर को कंटिन्यू कर रहे हैं, साल्ट हाइड्रोलिसिस। पहला लेक्चर हमने साल्ट हाइड्रोलिसिस का आपको बता दिया था, जिसमें दो टाइप ऑफ साल्ट हमने डिस्कस कर लिया था। एक हमारा साल्ट वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से फॉर्म्ड हो और एक हमारा वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से फॉर्म्ड हो। हमने पूरा उसका डेरिवेशन बताया, कैसे हम एक फॉर्मूले को न्यूमेरिकल को प्लान करते हैं। इन सारी बातों को डिस्कस किए थे। हम आज अपनी जो लेक्चर है इसे एक न्यूमेरिकल से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं एक न्यूमेरिकल। तो आइए जरा हम लोग पहले न्यूमेरिकल को एक बार रीड कर लेते हैं। कैलकुलेट pH ऑफ 10 to the power -3 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ZnCl2 if Kb ऑफ ZnOH whole twice प्रोवाइडेड है। अब पहली चीज़ तो इस न्यूमेरिकल के अंदर जानिए कि आपने जो अगर रेडीमेड फॉर्मूला लर्न किया हुआ है, जो हमने आपको, अब जैसे बच्चे बोलेंगे कि सर ये साल्ट कौन सा टाइप है, तो आ जाइए, केबी प्रोवाइडेड है मतलब बेस जो है वो वीक है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड से आया हुआ है, मतलब ये साल्ट जो आपका है वो वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का साल्ट है। अब इसका पीएच जो है वो <7 आएगा। कल हमने आपको फॉर्मूला बताया था पीएच निकालने का कि इस टाइप के पीएच का रेडीमेड फॉर्मूला है, या H+ आप निकाल लो, उससे पीएच फाइंड आउट करो। अगर गलती से भी आपने वो फॉर्मूला यूज़ कर लिया तो आप रॉन्ग हो जाइएगा। अब बच्चे ने बोला कि क्यों सर? तो आइए प्रॉब्लम की ज़रा प्लानिंग देखें। तो ऑब्वियस सी बात है कि इस वाले टाइप में जो हमारा हाइड्रोलाइज्ड होता है वो हाइड्रोलाइज्ड केटाइन्स होते हैं साल्ट के। तो यहाँ केटाइन है Zn2 प्लस प्लस ट्वाइस ऑफ H2O, प्रोडक्ट आ जाएगा ZnOH होल ट्वाइस प्लस ट्वाइस ऑफ H प्लस, दिस वन इज योर KH। मान लीजिए ये हमारा C मोलर है, ये ज़ीरो, ये C-CH, तो ये हमारा CH, ये हमारा ट्वाइस ऑफ CH। अब आपको लग गया होगा कि अच्छा एक्सप्रेशन हमारा चेंज हो रहा है। अब अगर आप KH का एक्सप्रेशन लिखोगे तो KH इज इक्वल टू 2CH का होल स्क्वायर इंटू CH डिवाइडेड बाई C1 माइनस H इज इक्वल टू 4C स्क्वायर H स्क्वायर इंटू CH डिवाइडेड बाई C। एक C और एक C कैंसिल हो गए, या आपका आ गया 4C स्क्वायर HQ। अब एक चीज जानिए, ये भी अगर आप KW/KA लिख रहे हो तो आप रॉन्ग हो। ये भी KW/KA नहीं होगा। बच्चे बोलेंगे कि फिर क्या होगा, KW/KB, सॉरी। बच्चे बोलेंगे कि सर फिर क्या होगा ये? तो आइए ज़रा देखा जाए। यहाँ ट्वाइस ऑफ H2O है, तो हम ट्वाइस ऑफ H2O ले रहे हैं, इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ H प्लस प्लस ट्वाइस ऑफ OH माइनस, ये आपका हो गया KW स्क्वायर। याद होगा जो स्टोइचियोमेट्री है वो K की पावर में आता है, और अगर आप KB का एक्सप्रेशन लिखोगे तो आपका बनेगा ZnOH होल ट्वाइस इज इक्वल टू Zn2 प्लस का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ OH माइनस, दिस वन इज योर KB। माइनस करते हैं, ट्वाइस OH कैंसिल हो गया, ये वाला हमारा उस साइड गया, तो बना हमारा, देखिएगा, ट्वाइस ऑफ H2O, ये इधर आया, प्लस ट्वाइस ऑफ Zn2 प्लस रिवर्सिबल साइन, ये हमारा उस साइड गया, ZnOH होल ट्वाइस प्लस ट्वाइस ऑफ H प्लस, ये हमारा बना K नेट। देखिए K नेट जो हमारा KH है, तो ये तो हमारा हो गया KW स्क्वायर बाई KB। इसको थोड़ा सा यहाँ पे दिख नहीं रहा है, दैट इज वाई ऊपर करते हैं। तो ये हमारा नेट इक्वेशन बना, तो हमारा आ गया कि नेट इज इक्वल टू, यही KH का एक्सप्रेशन है, KH इज इक्वल टू KW स्क्वायर बाई KB।
मतलब आपने एक चीज़ केयर किया होगा कि भाई हम सीधा फॉर्मूला रट ले तो हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होना है, हमें कॉन्सेप्ट भी क्लियर होने चाहिए। तो अब आ जाइए, ये वाली चीज़ जो आपकी बन गई, सॉरी ये हमारा है एच क्यूब, गलती से एच स्क्वायर दे दिया, एच क्यूब इज इक्वल टू हमारा आ गया के डब्ल्यू स्क्वायर बाई के बी। अब बताइए, सी आपको प्रोवाइडेड है, 4 पता है, के डब्ल्यू की वैल्यू पता है, के वी गिवन है, उससे एच आ जाएगा। एच जब आ जाएगा तो हमारा एच प्लस इज इक्वल टू 2CH है, फिर एच की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, उससे हम लोगों का एच प्लस आएगा, फिर उससे हम लोग पीएच फाइंड करेंगे। तो हम ज़रा आपको इसका आंसर दे दे, जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपका एच जो आ रहा है, एच वो आएगा 1.13 इंटू 10⁻⁻11। ये एच की वैल्यू हमने दिया है, और जो पीएच आएगा वो आपका 6.3 आएगा, ये आंसर हमने दे दिया। और पीएच जो है वो 6.3 आएगा, कैलकुलेट करके देखिएगा, आंसर मैच कर जाएगा। क्लियर है, बातें समझ में आ गई। मतलब बहुत रिमार्केबल हमने आपको एक इन्फॉर्मेशन दिया कि बेटा कभी भी साल्ट हाइड्रोलिसिस में आप फॉर्मूला मत रट लेना। फॉर्मूला अगर आप रट रहे हो ना तो इससे स्कूल एग्जाम्स के जो क्वेश्चन है वो सॉल्व होंगे, मेंस लेवल का प्रॉब्लम सॉल्व होगा, एडवांस कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। बढ़ा जाए आगे, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक में। अब हम लोग आते हैं अपने तीसरे टाइप साल्ट में, जो हमारा है वीक एसिड और वीक बेस का साल्ट। तो अब आइए हम लोग तीसरे टाइप साल्ट में आ रहे हैं, और वो साल्ट है हमारा साल्ट फॉर्म बाय वीक एसिड वीक बेस। जैसे ले लेते हैं वीक एसिड, एसिटिक एसिड, इसका के वैल्यू भी आएगा, प्लस वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसकी के भी वैल्यू भी आएगी। जो साल्ट बनेगा वो बनेगा CH3COONH4। यही हमारा साल्ट बना। अब अगर एग्जाम्पल पे आप आ जाइए, इसके एग्जाम्पल पे आ जाओ तो आप बोलोगे केटाइंस सर न ही ग्रुप 1 होंगे न ही ग्रुप 2 होगा, और एनाइन जो है वो न ही हैलाइड होगा, लेकिन फ्लोराइड हो सकता है, न ही नाइट्रेट होगा सर, और न ही हमारा हैलाइड नहीं हो सकता है लेकिन फ्लोराइड हो सकते हैं, और न ही सर हमारा सल्फेट होगा। क्लियर है, यहां तक की बातों में कोई दिक्कत नहीं है। अब अगली बात जरा केयरफुली सुनिएगा कि इस टाइप ऑफ साल्ट में केटाइन और एनाइन दोनों हाइड्रोलाइज्ड होते हैं। केटाइन भी हाइड्रोलाइज्ड होता है, एनाइन भी हाइड्रोलाइज्ड होता है। तो आइए जरा हम इनके केएच का एक्सप्रेशन बनाएं कि हमारा केएच का एक्सप्रेशन क्या फॉर्म होता होगा इसमें। तो हमारा बना CH3COO माइनस प्लस NH4 प्लस प्लस वाटर। एनाइन जो है वो सॉल्वेंट के प्रोटॉन को लेगा, और केटाइन जो है वो सॉल्वेंट के हाइड्रोक्साइड आयन को लेगा। दिस वन इज योर KH। और इसका जो KH होता है ना वो हमारा होता है, जैसे अर्लियर हमारा KW/KA आया, KW/KB आया, ये हमारा होता है KW/KA इंटू KB। अब फिर डेराइव करके देखना, ये यही आना है। अब मान लीजिए साल्ट हमारा है 1,1 टाइप है, तो जो साल्ट का कॉन्सेंट्रेशन होगा वही हमारा एनाइन का होगा, वही हमारा केटाइन का होगा। ये जीरो, या मान लीजिए C-CH, C-CH, CH, CH, तो KH इज इक्वल टू KW/KA इंटू KB इज इक्वल टू CH C1-H इंटू C1-H, C स्क्वायर कैंसिल ही है, ऊपर से सिर्फ H स्क्वायर आ गया। H इज इक्वल टू अंडर रूट KW/KA इंटू KB,
बहुत रिमार्केबल रिजल्ट है कि इसके डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस साल्ट की कॉन्सेंट्रेशन या बढ़ाने पर या डाइल्यूट करने पर डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि इसके डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस में सी टर्म इंक्लूड ही नहीं है। फिर एक बात और है कि बच्चे बोलेंगे कि सर ये हमारा साल्ट एसिडिक है या बेसिक है, तो हम ये भी कंफर्म नहीं हो सकते हैं जब तक कि हमें Ka और Kb वैल्यू अवेलेबल नहीं हो। तो इसके जो pH का रेडीमेड फार्मूला होता है वो हम आपको फार्मूला दे देते हैं, तो लिखिएगा pH इज इक्वल टू, इसके जो pH का फार्मूला है वो हम दे रहे हैं 7 + 1/2, 7 + 1/2 इंटू pKa माइनस pKb। अब देखिए यहां से थोड़ा सा एक बात पहले समझें। अगर pKa बड़ा है pKb से, इसका मतलब है कि अगर Ka छोटा है Kb से, क्योंकि pKa होता है माइनस ऑफ लॉग Ka और pKb माइनस ऑफ लॉग Kb, तो pKa अगर बड़ा है तो नेगेटिव साइन लगने के कारण उसकी Ka वैल्यू छोटी हो जाएगी। अब यहाँ देखिए pKa बड़ा है तो आपका जो pH है वो आएगा ग्रेटर देन 7 साल्ट बेसिक। अगर हमारा pKa स्मॉलर देन आ गया pKb से, इट मीन्स अगर Ka बड़ी वैल्यू आ गई Kb से तो pH लेस देन 7 हो जाएगा एसिडिक। और अगर pKa इज इक्वल टू pKb है, जैसे अमोनिया का और एसिटिक एसिड का Ka और Kb वैल्यू ऑलमोस्ट इक्वल होता है, मतलब Ka अगर Kb के इक्वल है तो ऐसे साल्ट न्यूट्रल इन नेचर होते हैं। मतलब इस वाले साल्ट में प्रीवियस दो साल्ट की तरह पहले से हम लोग कंफर्म नहीं होते कि भाई ये एसिडिक साल्ट या बेसिक साल्ट। एक और चीज़ है कि इस वाले टाइप का जो साल्ट है उसका pH कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट फैक्टर नहीं होता, क्योंकि pH के फॉर्मूले में भी कहीं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनाइन, केटाइन या साल्ट नहीं आ रहा है। होपफुली समझ में आ गई होगी यहाँ तक की बातें। बढ़े आगे। अब आइए ज़रा हम लोग फोर्थ टाइप ऑफ साल्ट को देखें। साल्ट फॉर्म बाय स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड मान लीजिए HCl है और स्ट्रॉन्ग बेस NaOH है। किसी का भी Ka और Kb वैल्यू नहीं होगा, इसका जो साल्ट बनेगा वो NaCl बनेगा। ऐसे साल्ट हाइड्रोलाइज्ड नहीं होते, न्यूट्रल इन नेचर होते हैं, डू नॉट हाइड्रोलाइज्ड। सॉल्युबल होगा, हाइड्रोलाइज नहीं होगा, न्यूट्रल इन नेचर, pH इज इक्वल टू 7 होता है। अब मान लीजिए हम लोग मानते हैं कि एज्यूम कर लेते हैं कि साल्ट का केटाइन हाइड्रोलाइज्ड हो गया है। पहला केस, एज्यूम या सपोज केटाइन इज हाइड्रोलाइज्ड। Na प्लस H2O प्रोटिक सॉल्वेंट का OH लेकर के NaOH प्लस H+ बनाएगा। दिस वन इज अ KH। ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस बना है, फिर कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाएगा। और अगर ये कंप्लीटली आयोनाइज्ड होगा तो फिर ये कंप्लीट OH- प्रोड्यूस करेगा, और कंप्लीट अगर OH- प्रोड्यूस करेगा तो फिर H+ और OH- कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। बच्चे ने बोला कि सर मान लो अगर एनाइन हाइड्रोलाइज हो रहा, हम बोले चलिए एनाइन ऑफ साल्ट इज हाइड्रोलाइज्ड, Cl- प्लस H2O। बच्चे बोलेंगे HCl प्लस OH-, ये सर हमारा KH है। फिर आप बोलोगे कि ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, और अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये 100% H- प्रोड्यूस करेगा। अर्लियर में क्या हो रहा था कि इधर एसिड या बेस जो प्रोड्यूस हो रहा था वो आपका वीक होता था, तो वीक होने के कारण वो 100% आयोनाइज नहीं होते थे।
100% अगर वो आयोनाइज नहीं होते तो H प्लस ओ एच माइनस को कम्प्लीटली या OH माइनस H प्लस को कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज नहीं कर पाता था, लेकिन यहाँ तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो फिर ये इसका 100% आयोनाइजेशन हो जाएगा। तो फिर ये H प्लस और OH माइनस तो एक दूसरे को कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज ही कर दिए, न्यूट्रलाइज कर दिए तो फर्दर हमारा साल्ट जो है वो न्यूट्रल इन नेचर होगा। तो दैट इज़ वाई याद रखिएगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के साल्ट न्यूट्रल इन नेचर होते हैं। इसलिए हम लोग जितने अभी अर्लियर न्यूमेरिकल लिए थे उस न्यूमेरिकल में हमने आपको कहा था कि बेटा आपको साल्ट की तरफ नहीं देखना है। जैसे उन बातों को समझ ले पहले। मान लीजिए हमारा एक न्यूमेरिकल दे दिया कि भाई HCl है और NaOH है, इसके भी एक मोल है और इसके भी एक मोल है, इक्वल वॉल्यूम इसका भी है, इक्वल वॉल्यूम इसका भी है। ये साल्ट बनाया NaCl प्लस H2O, टाइम इज इक्वल टू 0 पे आ जाइए। इसके एक मोल, इसके एक मोल, 0 0, लिमिटिंग रिएजेंट की तरह दोनों काम करेगा, दोनों खत्म हो जाएगा। ये एक मोल, ये एक मोल। जो फाइनल आपका साल्ट का कॉन्सेंट्रेशन आया वो आया 1/, मान लीजिए V इज 1 लीटर तो 1/2 मोलर, लेकिन pH इज इक्वल टू 7 रहेगा क्योंकि साल्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का साल्ट है। क्लियर है, बातें समझ में आ गई होंगे। लेकिन इसी न्यूमेरिकल में मान लीजिए हम आपको दे दिए कि ये हमारा एसिटिक एसिड है, लेकिन अब मान लीजिए हमने यही प्रॉब्लम को चेंज करके यहाँ एसिटिक एसिड कर दिया है। अब सोडियम एसिटेट एक मोल बन रहा है, वॉल्यूम वगैरह 1 लीटर ही है। अब ये जो आपका साल्ट फॉर्म हुआ है, ये साल्ट आपका है वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का साल्ट और इसका pH ग्रेटर देन 7 होता है। अब आप इसके साल्ट न्यूट्रल नहीं बोल सकते हो, तो अब आपको क्या करना होगा कि पहले सोडियम एसिटेट जो साल्ट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन निकालनी होगी। तो आप बोलोगे कि 1/2 मोलर इज इक्वल टू 1 टाइप साल्ट है सर, तो यही इसके एनाइन का भी कॉन्सेंट्रेशन होगा। और एसिटिक एसिड का जो Ka वैल्यू होता है वो सर पता है हम लोगों को 1.8 इंटू 10⁻⁻5 होता है। इसका जो pKa होता है सर वो 4.74 होता है। अब सर हम pH अगर निकाले तो pH इज इक्वल टू 7 + 1/2 इंटू pKa प्लस log C। अब हर चीज़ सर हमें पता है, 7 + 1/2 इंटू 4.76 प्लस log C इज योर 0.5। मतलब आपने देखा कि एक प्रॉब्लम की प्लानिंग में हम अपने आप को कैसे चेंज कर रहे हैं। होपफुली बातें समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं। आइए, एक न्यूमेरिकल हम लोग के पास आया है कि यह सॉल्यूशन इज 100 ppm पार्ट्स पर मिलियन W/V इन NaOCl, डिटरमिन pH ऑफ सॉल्यूशन। ये तो साल्ट हम ऊपर से पढ़ रहे हैं, वहीं से हमको लग गया है कि ये NaOH और HOCl से मिलकर बना हुआ है। मतलब ये साल्ट जो है वो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का साल्ट है। पहले साल्ट को आइडेंटिफाई करना मेन जरूरी है हमारे पास। तो ऐसा ही है, इसका मतलब हो गया कि 100 ग्राम NaOCl है इन 1 मिलीलीटर। सही है। फिर बच्चा बोलेगा नहीं 1 मिलीलीटर कैसे सर, तो ppm है, तो ppm तो सर हमारा होता है 10⁶ मिलीलीटर। अब जरा बताइए, आपको नंबर ऑफ मोल्स आ गया NaOCl का 100/74.5। वॉल्यूम आपको पता है, इससे NaOCl की मोलैरिटी आ जाएगी। NaOCl की मोलैरिटी आ गया तो 1 टाइप साल्ट है, इससे केटाइन और एनाइन का मोलैरिटी मिल गया। अब आप ही फाइनली बताइए कि हर कुछ पता है तो क्या आंसर ये नहीं आ जाएगा क्या? तो अब एक बार ट्राई करके देखिएगा, आंसर मिल जाएगा। क्लियर है?
चलिए आइए, एक समझने वाला न्यूमेरिकल है, देखते हैं। 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड, हमारा एक 0.1 मोलर सॉल्यूशन है एसिटिक एसिड का। इसमें क्या कर रहा है, बाहर से NaOH डाल रहा है जो हमारा 0.25 मोलर का है। मान लेते हैं कि इसकी वॉल्यूम जो है वो हमारा V1 मिलीलीटर है। तो मतलब एसिटिक एसिड का जो मोल है वो है 0.1 V1। अब ये ड्रॉप बाय ड्रॉप डाला जा रहा है, क्लियर। डिटरमिन pH एट इक्विवेलेंस पॉइंट। तो इक्विवेलेंस पॉइंट का मतलब अर्लियर टाइट्रेशन में आपको बताए हुए हैं कि जब हमारा एसिड कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड हो जाए एडेड बेस से, और वाइस वर्सा। जैसे आप अगर इसे ऐड कर रहे हो, बेस को ऐड कर रहे हो, तो एसिड कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड हो जाना चाहिए। तो मान लिया कि इसका V2 मिलीलीटर ड्रॉप जो है वो इसको कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर देगा। तो आइए जरा इक्वेशन बनाएं। CH3COH प्लस NaOH, थोड़ा ऊपर बना लेते हैं, नीचे जगह कम है। तो आइए यहाँ लिखते हैं CH3COH प्लस NaOH, प्रोडक्ट देगा CH3CONA प्लस H2O। क्लियर है। ये हमारा टाइम 0 पर है 0.1 V1, और ये हमारा है 0.25 V2। ये 0, ये 0। इक्विवेलेंस पॉइंट का मतलब है कि ये एडेड बेस जो है इसको कंप्लीट न्यूट्रलाइज कर दे, मतलब न ये रहे न ये रहे। तो मतलब ये भी जो हमारा डिकम्पोज हुआ है वो 0.1 V1 हुआ है, और ये जो हमारा डिकम्पोज हुआ है ये 0.25 V2 हुआ है। फॉर्म इन दोनों में कोई भी हो जाए। अब ये 1-1 का रिलेशन है, तो ये अगर एक से डिकम्पोज होता तो ये भी तो एक से डिकम्पोज होता, मतलब दिस इज इक्वल टू दिस होना चाहिए। तो 0.1 V1 इज इक्वल टू 0.25 V2। एक काम करते हैं, इसको 25/100 कर लेते हैं और इसको 10 कर लेते हैं। ये हमारा 25 4 जा, और ये अगर आप काटिए तो ये आपका कट गया 2.5, मतलब V1 इज इक्वल टू 2.5 V2। माने V1 हमारा कितना है ये हमको पता लग गया। कोई दिक्कत है क्या? अब जरा आप बताइए कि एट इक्विवेलेंस पॉइंट पर हमारे पास तो सिर्फ साल्ट बचा। अब ये कैलकुलेशन है बेटा, देख लियो, ठीक है ना। मैंने इसके लिए घबराना नहीं है, हमने एक रफ आइडिया दिया है कि ये कैलकुलेट करके ये आ रहा है। अब फाइनली एट इक्विवेलेंस पॉइंट पर ओनली साल्ट इज फाउंड। और साल्ट कैसा है? तो बच्चा बोलेगा कि सर साल्ट है हमारा वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का। मान लीजिए कि ये हमारा फॉर्म हो गया 0.1 V1, ये मिलीमोल्स आया है। तो बच्चा बोलेगा ना कि सर एसिटिक एसिड का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा हमारा सर, वो तो हमारा हो जाएगा 0.1 V1 बाई वॉल्यूम टोटल इज इक्वल टू 0.1 V1 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2 इज इक्वल टू 0.1 V1। और एक काम करते हैं, ऊपर V1 है ना, तो V2 को हम लोग इसको लिख सकते हैं 25/10। ये लगता है बेटा कैलकुलेशन थोड़ा रॉन्ग है क्या? एक बार इसको कैलकुलेट कर ले, एक बार जरा इसको कैलकुलेट कर ले। तो हमारा क्या आ रहा है, 0.1 V1 इज इक्वल टू 0.25 V2। ये हमारा हो गया 25/100, और ये हो गया हमारा 0.1। अब ज़रा ये देखें हम इसे, तो ये हमारा हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 5, मतलब V1 इज इक्वल टू 2.5 V2 ही आएगा। सही है भाई, ठीक है। तो आइए अब हम लोग ज़रा बाय एक काम करते हैं,
V1 2.5 V2 प्लस V2 और यहाँ V1 को चेंज कर दिए तो ये आ गया हमारा इंटू 2.5 V2। अब ज़रा बताइए, नीचे ऊपर हमारा आ गया 0.25 V2 डिवाइडेड बाई नीचे हमारा आ गया 3.5 V2। कैलकुलेट करेंगे हमको इसका कॉन्सेंट्रेशन मिल जाएगा और जो इसका कॉन्सेंट्रेशन होगा वही इसके एनायन का कॉन्सेंट्रेशन होगा। तो अब तो फाइनल सिर्फ आपको फॉर्मूला लगाना है। तो pH इज इक्वल टू 7 + 1/2 pKa पता है प्लस log C पता है। कैलकुलेट करेंगे, आंसर आ जाएगा। बेटा आंसर नहीं है हमारे पास, दैट इज़ वाई हम आपको आंसर दे नहीं रहे हैं। प्लानिंग हमने आपको पूरा बता दिया कि हाउ वी प्लान इट। क्लियर, समझ में आ गई होंगी बातें। अब ज़रा हम लोग अगली बात जान रहे हैं एम्फोटेरिक या पॉलीवैलेंट आयन के लिए। तो एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं और पूरी बातों को एक एक कर समझते हैं। हम एक पॉलीप्रोटिक एसिड H3PO4 ले लेते हैं। तीन बार ये सक्सेसिवली टूटेगा तो आया हमारा H प्लस H2PO4 माइनस Ka1। फिर बच्चा बोलेगा कि H2PO4 माइनस सर ये हमारा टूटेगा, ये सब वाटर में टूटता है, हम शॉर्टकट और यही आपको बताए हुए थे। HPO4 2 माइनस Ka2 और हम लेते हैं सर HPO4 2 माइनस बन गया हमारा सर H प्लस PO4 3 माइनस Ka3। अब सर जो हमें pH निकालना है सर, वो इसका जो साल्ट बना वो बना सर NaH2PO4 माइनस। हमारा जो सर इससे साल्ट बना वो बना Na2HPO4 और हमारा इससे जो साल्ट बना सर वो बना Na3PO4। हाँ, इतना कंफर्म है सर कि तीनों साल्ट जो हमारा होगा सर वो हमारा होगा वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का साल्ट। लेकिन एक तो सर कंफर्म है कि ये वाला साल्ट हमारा सर एम्फोटेरिक है, ये वाला साल्ट भी सर हमारा एम्फोटेरिक है, लेकिन ये वाला हमारा बेसिक साल्ट है। बेसिक तीनों है लेकिन ये एम्फोटेरिक नहीं है। तो हम पहले ज़रा pH Na3PO4 का फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो देखिएगा pH ऑफ Na3PO4 इज इक्वल टू, सक्सेसिवली टूट रहा है, ये हमारे पास बेसिक साल्ट है। तो बच्चा बोलेगा कि सर Na3PO4 का अगर आप pH निकालना चाहो तो सर फॉर्मूला है जो वही लगाते हैं 7 + 1/2 इंटू, अब यहाँ pKa, तो कौन सा pKa, तो pKa3 प्लस log C। बच्चा बोलेगा C किसका, तो कौन C इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनायन। एनायन का मतलब कौन सा, बच्चा बोलेगा कि सर फॉस्फेट है। क्लियर है, बातें समझ में आ गई होंगी। अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम इसकी बात किए। वैसे ही अगर आप आ जाइए तो आपका क्रोमिक ए कार्बोनिक एसिड है H2C, नहीं समझ में आ रहा है तो आइए, हमारा एक कार्बोनिक एसिड है H2CO3, इससे जो हमारा सर साल्ट बनेगा वो बनेगा सर एक NaHCO3 और एक बनेगा सर Na2CO3। इसमें अगर हम सर फॉर्मूला लगाना चाहे तो इसका दो सक्सेसिव डिसोसिएशन होगा, तो इसका जो pH होगा वो हो जाएगा 7 + 1/2 इंटू pKa2 प्लस log C। उम्मीद करें बातें समझ में आ गई होंगी। क्लियर है, यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, पहले आपने एक बार ये देख लिया कि भाई हम एक पॉलीवैलेंट एनायन अगर है और सक्सेसिवली वो पॉलीप्रोटिक एसिड या बेस से बने हुए हैं, तो अगर हमें उनका pH निकालना हो तो हाउ वी प्लान, हम कैसे प्लान करके पर्टिकुलर उसकी pH फाइंड आउट करते हैं।
अब बच्चे ने बोला कि सर इन चीज़ों को थोड़ा विस्तार पूर्वक समझे सर। तो हम बोले कि आइए ठीक है, हम लोग इन चीज़ों को ज़रा समझते हैं। तो मान लीजिए ये हमारा है H3PO4, और हम इसमें ऐड कर रहे हैं NaOH ड्रॉप बाई ड्रॉप। सबसे पहले क्या होगा ये देखा जाए तो बच्चा बोलेगा कि सर H3PO4 प्लस NaOH एक हाइड्रोजन को सर रिप्लेस करेगा, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा और बन जाएगा NaH2PO4 प्लस H2O सर। अगर हम फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट की बात करें तो ओनली NaH2PO4 हमारा बचा रहेगा सर, बाद बाकी ये भी खत्म, ये भी खत्म। ये तो आप ऐड कर रहे होगे, तो जैसे मान लीजिए इसका हमारा 0.1 मोलर है और मान लीजिए इसका भी मिलीलीटर वॉल्यूम है और इसका भी मान लीजिए 0.1 मिलीलीटर है, तो आप बोलोगे ना कि जैसे ही V मिलीलीटर का ड्रॉप गिरेगा ये दोनों न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और वो हमारा पहला इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा। मतलब एडिड बेस ने एसिड को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर दिया। तो अब जो आपके पास बचा वो तो सिर्फ यही बचा और तो कुछ बचा नहीं हुआ है। क्लियर है? अब हमारे पास जो सेकेंड कंटेनर है, या मान लीजिए कि ये बच गया, अब हम लोग सेकेंड ये की बात करें तो बच्चा बोलेगा कि सर H2PO4 माइनस, फिर आप ऐड कर रहे हो सर NaOH। अब फिर हमारा सर क्या होगा, फाइनली ये एक प्रोटॉन देगा और इसका हाइड्रोक्साइड आयन वाटर बना लेगा। तो हमारा आ गया सर एक प्रोटॉन इसने निकाल दिया। तो जैसे ही एक प्रोटॉन निकाला बच्चा बोलेगा कि सर HPO4 2 माइनस। तो बच्चा बोलेगा एक Na था और एक Na यहाँ था, तो सर आप एक काम करो ना Na2 लिखने लो। हम बोले चलो लिख देते हैं। तो Na2HPO4 प्लस H2O। अब जब आप सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट पे आइएगा, पहले इक्विवेलेंस पॉइंट पे तो सिर्फ ये बचा होगा। अब फिर आपने ड्रॉप बाई ड्रॉप, अब जैसे मान लो कि ये आपका था 0.1 V, ये आपका था 0.1 V, तो ये जो फॉर्म हुआ आपका वो हुआ 0.1 V डिवाइडेड बाई 2 V। लेकिन मोल तो इसका इतना ही बना है, ये तो मोलैरिटी आया है इसका। तो मोल जो है वो आपका फिर है फर्दर 0.1 V, और ये 0.1 NaOH का आप गिरा ही रहे हो। मतलब फर्दर जब आप V मिलीलीटर गिराओगे तो फिर ये आपका न्यूट्रलाइज हो गया, ये खत्म, ये खत्म। तो अब तो आपके पास सिर्फ बचा Na2HPO4। बच्चा बोला कि सर इतना टेंशन हटाकर सिर्फ ये लिख लो ना सर। अब फिर अगर आ जाइए तो इसका जो आपका मोल था वो था 0.1 V, ये भी आपने लिया था 0.1 V, तो इसका जो मोल बना वो तो फिर आपका बना 0.1 V मोल। और वॉल्यूम क्या हो गया, तो 2V तक यहां था और फर्दर आपने V डाला है, तो 0.1 V बाई 2V 3V। क्लियर? अब आ जाइए कि फिर हमारे पास है Na2HPO4। इसका मतलब सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट पे सिर्फ हमारे पास ये है। अब हम तीसरे इक्विवेलेंस पॉइंट की तरफ आए तो अब हमारे पास है HPO4 2 माइनस प्लस NaOH आपने जोड़ा। बच्चा बोलेगा कि अभी भी इसके पास सर एक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, तो ये जो फॉर्म करेगा वो फॉस्फेट आयन प्लस H2O फॉर्म करेगा। मतलब एट थर्ड इक्विवेलेंस पॉइंट सर हमारा ओनली फॉस्फेट आयन है, मतलब Na3PO4 है। एक बहुत रिमार्केबल चीज़ आपकी समझ में आया होगा कि इस एसिड में जितने रिप्लेसेबल पॉइंट है उतने आप इक्विवेलेंस पॉइंट फॉर्म कर सकते हो।
और उसका जो लास्ट इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा वो एम्फोटेरिक नहीं होगा, वो एक कंप्लीट साल्ट होगा आपके पास, भले वो एक पॉलीवेलेंट साल्ट हो हमारे पास। तो इसका फॉर्मूला तो हमने आपको बता दिया कि भाई इसका जो फॉर्मूला आएगा वो हमारा pH इज इक्वल टू होगा 7 + 1/2 pKa3 + log C निकालने का भी हमने आपको टेक्निक बता दिया कि कैसे हम फाइंड करते हैं। आपको मोल पता है, टोटल वॉल्यूम से नीचे डिवाइड कर दीजिए, वो आपका कॉन्सेंट्रेशन आ गया उसका। क्लियर? अब अगर मान लीजिए हमसे फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट पर pH पूछ लिया, तो देखिएगा एट फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट pH, याद रखना बेटा एम्फोटेरिक है। आइए ये देखना, दिस वन इज योर H2PO4 minus H2PO4 minus and this one is your H3PO4। H2PO4 minus और H3PO4 ये एवरेज होता है 2 pKa का। तो बच्चा बोलेगा कौन सा pKa, तो सक्सेसिव pKa, तो H3PO4 Ka1 है, तो दिस वन इज योर pKa1 प्लस pKa2 डिवाइडेड बाई 2। नीचे नहीं देख रहे हैं क्या? ऊपर देख देते हैं, इस फिगर को हटाते हैं। हम बोले कि भाई हमें pH फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट पे निकालना है, तो pH एट फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट। तो बच्चा बोलेगा कि सर फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट पे तो एक एम्फोटेरिक है, तो ये एक्चुअली क्या होता है, 2 Ka वैल्यू का pKa वैल्यू का मीन वैल्यू होता है। आगे हम डेराइव भी करेंगे ये फॉर्मूला, वैसे डेरिवेशन काम का नहीं है हम लोग का, लेकिन डेराइव कर देंगे तो थोड़ा विजन क्लियर हो जाएगा। तो बोलता है कि यहाँ पर जो pH आएगा वो आएगा pKa1 प्लस pKa2 डिवाइडेड बाई 2, या 2 सक्सेसिव pKa का एवरेज है। अब बच्चा बोला कि सर कैसे हमको पता लगा कि हमको pKa2 और pKa3 यूज नहीं करना है, हमको pKa1 और pKa2 ही यूज करना है। तो आइए ये वाला साल्ट है आपका, उसका ये बना है इक्वेशन। पहले इस साइड आ जाओ लेफ्ट हैंड साइड पे, तो H3PO4 Ka1 है और ये जो H2PO4 माइनस है वो आपका Ka2 है। तो ऑब्वियस सी बात है कि आप इन दो का एवरेज लोगे। अब बच्चे ने बोला कि ठीक है सर, तो सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट पे बताओ। तो हम बोले ये देखते हैं सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट पे, हमने इसको और इसको देखकर डिसाइड किया है। तो चलिए जरा सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट पे H2PO4 माइनस, तो बच्चा बोलेगा कि सर pH इज इक्वल टू हो जाएगा pKa2, हम ये देख रहे हैं pKa2 और सर HPO4 माइनस pKa3, इसका एवरेज सर। अब हमने कहा कि थर्ड इक्विवेलेंस पॉइंट पे, तो बच्चा बोलेगा कि सर थर्ड इक्विवेलेंस पॉइंट पे तो हमारे पास सिर्फ Na3PO4 बचा हुआ है और वो तो एम्फोटेरिक है ही नहीं, क्योंकि ये जो बच रहा है और ये जो बच रहा है ये एम्फोटेरिक है। दैट इज वाई हमने एवरेज वैल्यू pKa का ले लिया है। लेकिन तीसरे वाले में तो हमारा प्योर एक बेसिक साल्ट है, एम्फोटेरिक रहा नहीं, तो उसका तो जो फॉर्मूला आपने अर्लियर बताया है 7 + 1/2 pKa3 + log C, वो अप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा सर। तो मैंने होपफुली समझ में आ गई होंगी बातें, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब हम लोग अगले लेक्चर में इन सब से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम कर लेंगे, तब हम लोग आएंगे इसके अगले टॉपिक पे। क्लियर? चलिए ओके, थैंक यू भाई।